हेलो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ द गलेट ने डांस ऑफ द ड्रैगन का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया है। जेस की मौत से रेनेरा ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया है, बल्कि अपना सबसे काबिल सक्सेसर भी खो दिया है। हालांकि ड्रैगन सीड्स की मदद से उसने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन एपिसोड 3 हमें एक बहुत बड़ा सच समझाता है। आयरन थ्रोन को जीतना अलग बात है और उस पर बैठकर राज करना बिल्कुल ही अलग बात। और इसी वजह से हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 में ड्रैगन से ज्यादा हमें पॉलिटिक्स, धोखा, प्रोपेगेंडा और लीडरशिप का असली खेल देखने को मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक पावरफुल सीन से होती है। डेमन अपने नए ड्रैगन राइडर्स के साथ आसमान से सीधा ऑर्मंड हाई टावर के कैंप पर उतरता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री अराइवल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। सोचो, अचानक आसमान से 3-4 ड्रैगन उतरते हैं, नीचे हजारों सोल्जर्स खड़े हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अगर सिर्फ एक ड्रैगन भी अटैक कर दे तो पूरी आर्मी कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है। इसलिए डेमन को तलवार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक मैसेज देता है, किंग्स लैंडिंग गिर चुका है, ऑटो मर चुका है, वॉर खत्म हो गई है, अब रेनेरा के सामने घुटने टेको। ये सीन दिखाता है कि ड्रैगन सिर्फ जंग के मैदान के हथियार नहीं होते, कभी कभी उनकी मौजूदगी ही वॉर खत्म कर देती है। हिस्ट्री में भी ऐसा बहुत हुआ है। कई बार किसी किले को तबाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी पावरफुल आर्मी देखकर सामने वाला खुद ही घुटने टेक देता था। डेमन एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी यूज करता है। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, ऑर्मंड सरेंडर भी कर देता है, लेकिन डेमन एक और डिमांड रख देता है, डेरेन टारगेरियन को इनके हवाले करो। अगर देखा जाए तो ग्रीन्स की तरफ से एगॉन के बाद सिर्फ 2 ही बड़े दावेदार बचते हैं, एमंड और डेरेन। अगर डेरेन भी ब्लैक्स के हाथ लग जाता तो ग्रीन्स के पास आयरन थ्रोन का दावा करने वाला लगभग कोई बड़ा वारिस नहीं बचता। पर ऑर्मंड बहुत चालाकी से डेमन को बेवकूफ बना देता है। वो एक आम लड़के को ही डेरेन बताकर उसके हवाले कर देता है। डेमन को भी उस पर कोई शक नहीं होता और वो उसे असली डेरेन समझकर किंग्स लैंडिंग ले आता है। डेमन ने ये नहीं सोचा डेरेन का ड्रैगन वहीं मौजूद था और उसने अपने राइडर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मानो उसे पता है वो मेरा राइडर नहीं है। यहाँ हमें इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट देखने को मिलता है। डेमन एक बड़ा योद्धा है, लेकिन सियासत और चालबाजी के खेल में कभी कभी सबसे बड़े योद्धा भी धोखा खा जाते हैं। ऑर्मंड को पता है कि वो ड्रैगन से नहीं जीत सकता, इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है। गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में लिटिल फिंगर और वेरिस पहले ही दिखा चुके हैं कि कई बार ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक झूठ, चालबाजी और सही जानकारी होती है। ऑर्मंड भी वही गेम खेल रहा है। इसके बाद डेमन फेक डेरेन को रेनेरा के सामने लाता है। लड़का कुछ बोलता ही नहीं। रेनेरा उससे ऑर्मंड के प्लान्स पूछती है, लेकिन वो खामोश रहता है। पहली नजर में लगता है कि शायद वो डरा हुआ है, बट बाद में हमें पता चलेगा कि इस चुप्पी का राज क्या है। कभी नोटिस किया, इस एपिसोड में कई कैरेक्टर सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। फेक डेरेन, एलिसेंट, मसारिया, कॉर्लिस, हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। यानी एपिसोड 3 का थीम है, खामोशी भी हथियार हो सकती है। इसके बाद ग्रैंड मेस्टर रेनेरा को एक ऐसी खबर देता है जो शायद किसी भी जंग से ज्यादा खतरनाक है। शाही खजाना लगभग खाली है। जाते जाते ग्रीन्स ने, या कहें कि लैरिस स्ट्रॉन्ग ने, शाही खजाना टायलन लैनिस्टर के हवाले कर दिया। अब रेनेरा टेक्निकली क्वीन है, लेकिन उसके पास किंगडम चलाने के पैसे ही नहीं। फैंटेसी स्टोरीज देखते वक्त हम अक्सर सिर्फ ड्रैगन्स और बैटल्स देखते हैं, मगर मिडिवल किंगडम सिर्फ तलवार से नहीं चलते। राजा को सोल्जर की सैलरी देनी पड़ती है, खाना खरीदना पड़ता है, सिटी वॉच को पे करना पड़ता है, सड़कें मेंटेन करनी पड़ती हैं, मैसेंजर्स भेजने पड़ते हैं। हर दिन क्राउन का बहुत पैसा खर्च होता है, और अगर खजाना खाली हो तो आयरन थ्रोन पर बैठना सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने जैसा रह जाता है। पावर धीरे धीरे हाथ से निकलने लगती है। बैटल ऑफ द गलेट और किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के बाद हम सोच रहे थे कि रेनेरा जीत गई, लेकिन राइटर्स फौरन रियलिटी दिखा देते हैं। किंगडम जीतना आसान था, किंगडम चलाना मुश्किल है। ये एग्जैक्टली वही लेसन है जो रॉबर्ट बराथियन की कहानी भी हमें सिखाती है। रॉबर्ट भी जंग जीत गया था, बट राज करने में नाकाम हुआ। अब देखना ये है, क्या रेनेरा भी वही गलती करेगी। जाहिर सी बात है, रेनेरा चाहती है कि उसकी शानदार ताजपोशी हो। आखिर बचपन से उसने इसी आयरन थ्रोन पर बैठने का सपना देखा था। वो फाइनली मिल गया है। तब मसारिया उसे रोक देती है। वो कहती है, लोग भूखे हैं, अगर वो जश्न मनाएगी तो जनता उससे नफरत करेगी। ये डायलॉग छोटा है, फिर भी पूरे एपिसोड का कोर मैसेज इसी में छुपा हुआ है। मसारिया पहले व्हाइट वॉर्म थी, एक जासूस,
एक इन्फो ब्रोकर। बट अब उसका रोल पूरी तरह बदल गया है। अब वो रेनेरा की अनऑफिशियल पॉलिटिकल एडवाइजर बन चुकी है और ऑनेस्टली देखा जाए तो सबसे बेहतर सलाह वही देती है। बाकी काउंसिल मेंबर सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते हैं, सॉल्यूशन मसारिया देती है। मसारिया की बात सुनने के बाद रेनेरा एक प्रैक्टिकल फैसला लेती है। वो ऑर्डर देती है कि वेस्टेरोस के अमीर घरानों, बड़े व्यापारियों और ताकतवर नोबल से मदद मांगी जाए। यानी ये कोई टैक्स नहीं होगा बल्कि क्राउन के लिए अपनी मर्जी से दी गई मदद होगी। इससे दो फायदे होंगे, एक क्राउन के पास पैसा आएगा, दूसरा लोगों को लगेगा कि अमीर लोग भी किंगडम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेनेरा को सिर्फ रानी नहीं बनना बल्कि लोगों के दिलों पर राज करना है। और वेस्टेरोस की हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जो रूलर पब्लिक सपोर्ट खो देता है उसका ड्रैगन भी उसे नहीं बचा सकता। खजाने की प्रॉब्लम समझने के बाद रेनेरा सीधा एलिसेंट से मिलने जाती है। इस सीन में खामोशी है लेकिन अंदर बहुत टेंशन भरी हुई है। एक वक्त था जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। अब एक राजगद्दी पर बैठी है और दूसरी उसके सामने कैदी बनकर खड़ी है। रेनेरा सीधा सवाल करती है, शाही खजाना कहाँ गया? एलिसेंट बिना ड्रामा के जवाब देती है, उसे नहीं पता। उसके एक्सप्रेशन देखकर लगता भी है कि शायद वो सच बोल रही है। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताती है, एगोन मरा नहीं है। बैटल ऑफ रुकरेस्ट के बाद वो इतनी बुरी तरह जल चुका है कि शायद ही कोई उसे पहचान पाए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग आयरनी है, पूरी दुनिया एगोन को राजा के रूप में जानती थी, अब उसका चेहरा ही उसकी पहचान नहीं रहा। राइटर्स शायद ये दिखाना चाहते हैं कि पावर की कीमत सिर्फ ताज नहीं होती, कभी कभी अपनी पहचान भी चली जाती है। एगोन टेक्निकली जिंदा है पर पॉलिटिकल लेवल पर वो लगभग मर चुका है। सीजन 2 के आखिर में एलिसेंट और रेनेरा के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। एलिसेंट ने इनडायरेक्टली किंग्स लैंडिंग उसके हवाले कर दिया तो लगा था कि रेनेरा उसे आजाद कर देगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो कहती है जब तक एगोन और एमन का पता नहीं चल जाता वो और हेलेना यहीं रहेंगे, यानी उन्हें कैद तो रखा जाएगा बट पूरी इज्जत के साथ। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर चेंज है। सीजन 1 वाली रेनेरा शायद इमोशंस में फैसले लेती। सच तो ये है कि जेस की मौत के बाद वो प्रैक्टिकल हो गई है। उसे पता है एलिसेंट और हेलेना बार्गेनिंग चिप्स हैं। अगर ग्रीन्स काउंटर अटैक करते हैं तो ये दोनों उसके पास इंश्योरेंस की तरह रहेंगी। यहाँ हमें एक और कंट्रास्ट देखने को मिलता है। ग्रीन्स पावर के लिए फैमिली को यूज करते रहे, अब ब्लैक्स भी वही कर रहे हैं। यानी वॉर धीरे धीरे दोनों साइड को एक जैसा बना रही है। ये जॉर्ज आर मार्टिन की राइटिंग का सबसे बड़ा थीम भी है। जंग आखिर में किसी को भी हीरो नहीं बनने देती। वहीं सब लोग उम्मीद करते हैं कि रेनेरा आर्मी या ड्रैगन्स की बात करेगी, मगर वो पहला ऑर्डर कुछ और देती है। पूरे किंगडम में खबर फैला दो कि एगोन मर चुका है। सब जानते हैं कि ये झूठ है, रेनेरा भी। अब ये झूठ क्यों फैलाया गया? रीजन सिंपल है, अगर एगोन के जिंदा होने की खबर फैल गई तो ग्रीन्स को दोबारा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी रेनेरा बैटलफील्ड नहीं, नैरेटिव जीतना चाहती है। ये गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स का एक पुराना रूल है, जो कहानी कंट्रोल करता है वही हिस्ट्री कंट्रोल करता है। वेरिस इन्फो यूज करता था, लिटिल फिंगर र्यूमर यूज करता था और अब रेनेरा प्रोपेगेंडा यूज कर रही है। यानी आयरन थ्रोन के गेम में सच से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोग क्या यकीन करते हैं। अब रेनेरा मसारिया को एक और काम देती है कि वो पता लगाए कौन सच में उसके लिए वफादार हैं और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ये काम सुनने में सिंपल लगता है बट असल में ये सबसे मुश्किल मिशन है। किंग्स लैंडिंग में बहुत से लोग ग्रीन्स के अंडर काम करते थे, अब वही लोग ब्लैक्स के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है दिल से किस तरफ है? यहाँ मसारिया बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके जासूस सिर्फ शाही लोगों के बीच नहीं, आम जनता के बीच भी हैं। वो किंग्स लैंडिंग की गलियों को काउंसिल मेंबर से ज्यादा अच्छी तरह जानती है और इसी वजह से रेनेरा उस पर इतना भरोसा करती है। एपिसोड का एक अंडररेटेड सीन है, रेनेरा हाई सेप्टन से मिलती है। उसे लगता है कि शायद फेथ उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन उल्टा हो जाता है। हाई सेप्टन साफ कर देता है कि उसकी नजर में ड्रैगन्स और टारगेरियंस कुदरत के खिलाफ हैं, इसलिए रेनेरा को फेथ का सपोर्ट मिलना आसान नहीं होगा। ये इतना खतरनाक क्यों है? अगर आर्मी खिलाफ जाए तो ड्रैगन्स काम आ सकते हैं, लेकिन अगर रिलीजन खिलाफ हो तो ड्रैगन भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फेथ लोगों के दिमाग पर रूल करती है और जब लोगों का भरोसा टूटने लगता है तब सबसे पावरफुल किंग भी गिर सकता है। ये सीन हमें फ्यूचर की एक वार्निंग देता है। अब रेनेरा सिर्फ ग्रीन से नहीं लड़ रही, अब उसका सामना एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से है जो वेस्टेरोस के आम लोगों के दिल और दिमाग पर राज करती है। यानी पॉलिटिकल वॉर अब आइडियोलॉजिकल वॉर भी बन रही है।
उधर बैटल ऑफ द गलेट के बाद कॉर्लिस किंग्स लैंडिंग पहुंचता है। उसके साथ एलन और एडम भी हैं। जैसे कि हमें पता है, एडम अब सी स्मोक का राइडर बन चुका है। कॉर्लिस फाइनली सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि ये दोनों उसके ही बेटे हैं। वो रेनेरा से रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें ऑफिशियली विलेरियन नाम दिया जाए और एलन को उसका लीगल वारिस डिक्लेयर किया जाए। रेनेरा फौरन मना नहीं करती, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। यहीं रेनेरा एक पॉलिटिकल ट्रैप में फंस गई है। अगर वो कॉर्लिस की बात मान लेती है तो लोग कहेंगे कि नाजायज बच्चों को लीगल बनाना एक्सेप्टेबल है, और फिर वही लोग उसके खुद के बेटों की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर वो मना करती है तो कॉर्लिस जैसा पावरफुल अलाय नाराज हो जाएगा, यानी वो जो भी फैसला करेगी किसी न किसी का भरोसा टूटेगा। रात में रेनेरा बस सोचती रहती है। इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन विजुअल स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसे एहसास हो रहा है कि क्वीन बनना इतना आसान नहीं जितना उसने कभी सोचा था, और इसी वक्त के दौरान रेनेरा एक फैसला लेती है जिसका नतीजा हमें एपिसोड के आखिर में देखने को मिलता है। ये वॉक सिर्फ कैसल का टूर नहीं है, ये रेनेरा की मेंटल जर्नी है। सीजन 1 की प्रिंसेस रेनेरा सपने देखती थी, सीजन 3 की क्वीन रेनेरा सोल्यूशन ढूंढ रही है। ये उसके कैरेक्टर की सबसे बड़ी ग्रोथ है। अगले दिन रेनेरा ऑफिशियली लोगों की प्रॉब्लम सुनना शुरू करती है। यहाँ हमें बैटलफील्ड की नहीं, आम लोगों की रियलिटी दिखाई जाती है। किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, व्यापार रुक चुका है, ब्लॉकेट की वजह से सप्लाईज शहर तक नहीं पहुँच रही। इसका मतलब है सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं आम लोग। यहाँ पहली बार हाउस ऑफ द ड्रैगन हमें याद दिलाता है कि जब जंग होती है सबसे ज्यादा नुकसान सोल्जर का नहीं, आम लोगों का होता है। डांस ऑफ द ड्रैगन सिर्फ टारगेरियन की लड़ाई नहीं है, इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत किंग्स लैंडिंग के आम लोग चुका रहे हैं। एपिसोड के इस पॉइंट पर डेमन एक ऑफिशियल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ उल्फ द वाइट, ह्यू हैमर और एडम ऑफ हल को ऑफिशियली नाइट बनाया जाता है। पहली नजर में ये एक नॉर्मल रिवॉर्ड सेरेमनी लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डांस ऑफ द ड्रैगन का टर्निंग पॉइंट है। अब ये लोग सिर्फ कॉमन बॉर्न ड्रैगन राइडर्स नहीं रहे, अब ये क्राउन के ऑफिशियली जाने माने योद्धा हैं। ये सेरेमनी एक बहुत बड़ा सोशल चेंज दिखाती है। वेस्टेरॉस में सदियों से सिर्फ नोबल ब्लड वाले लोग पावर के करीब होते थे, बट ड्रैगन सीड ने ये सिस्टम तोड़ दिया। उनके पास कोई बड़ा सरनेम नहीं था, लेकिन ड्रैगन मिलते ही उनकी हैसियत किसी प्रिंस से कम नहीं रही। यानी राइटर्स एक मैसेज देते हैं, ड्रैगन किसी सरनेम को नहीं, ब्लड को पहचानते हैं। इसी वजह से पुराने रईस घरानों को लगने लगा है कि उनकी ताकत और रुतबे को खतरा है। जब डेमन एडम को नाइट बनाता है, वो उसे एडम ऑफ हल कहता है, वो एडम विलेरियन नहीं बोलता। ये बहुत छोटी डिटेल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि रेनेरा ने कॉर्लिस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। एलन और एडम को अभी भी ऑफिशियली विलेरियन नाम नहीं दिया गया। ये फैसला पॉलिटिकली सेफ लग सकता है, लेकिन इसकी कीमत रेनेरा को कॉर्लिस का भरोसा खोकर चुकानी पड़ सकती है। कॉर्लिस ने अपनी फ्लीट, अपना घर, अपनी फैमिली और अपनी लॉयल्टी सब कुछ रेनेरा के लिए दांव पर लगा दिया। बदले में रेनेरा उसकी बात मानने से हिचकिचाती नजर आती है। इसी वजह से कॉर्लिस के अंदर नाराजगी बढ़ने लगती है। सेरेमनी के बाद ह्यू हैमर रेनेरा से मिलता है। वो कहता है कि उसकी बीवी फिलहाल टेम्पल्टन में अपने भाई के घर में रह रही है और वो चाहता है कि अब उसे किंग्स लैंडिंग में एक परमानेंट घर मिल जाए। रेनेरा उससे प्रॉमिस करती है कि उसके लिए घर अरेंज कर दिया जाएगा। पहली नजर में ये बहुत नॉर्मल सीन लगता है, पर राइटर्स इतनी आसानी से कोई लोकेशन मेंशन नहीं करते। ध्यान दीजिए, इस एपिसोड में टेम्पल्टन का नाम बार बार लिया जा रहा है। पहले ह्यू की वाइफ और बाद में ऑर्मंड भी वहीं पहुंच जाता है। यानी राइटर्स ऑडियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगला बड़ा कन्फ्लिक्ट इसी जगह होने वाला है। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन दोनों में एक पैटर्न है, जिस लोकेशन का नाम बार बार आता है वही बाद में मेजर बैटलफील्ड बनती है। रात को रेनेरा फिर एलिसेंट से मिलती है। इस बार माहौल पहले से बिल्कुल अलग है। अब दोनों क्वींस या दुश्मनों की तरह नहीं, दो थके हुए इंसानों की तरह बात करती हैं। एलिसेंट एक सिंपल रिक्वेस्ट करती है, उसके डैड ऑटो हाईटावर की लाश ओल्ड टाउन भेज दो। रेनेरा बिना बहस के मान जाती है। ये सीन दिखाता है कि दोनों के बीच पर्सनल रिस्पेक्ट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसके बाद रेनेरा एक ऐसी बात बोलती है जो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो इनडायरेक्टली मान लेती है कि उसे रूल करना उतना आसान नहीं लग रहा जितना उसने सोचा था, और यहाँ एलिसेंट का एक्सपीरियंस काम आता है। वो बोलती है, कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसका दिल गवाही नहीं देता, यानी प्रैक्टिकल होकर फैसले लेने पड़ते हैं, जज्बाती होकर नहीं।
मुझे ये सीन पर्सनली एपिसोड का बेस्ट सीन लगा क्योंकि यहाँ पहली बार दोनों औरतें अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी से बाहर निकलती हैं। एक वक्त था जब एलिसेंट को लगता था रेनेरा इमेच्योर है और रेनेरा को लगता था एलिसेंट सिर्फ हाई टावर्स की पपेट है। अब दोनों को समझ आ रहा है कि राजगद्दी किसी के लिए भी आसान नहीं। अब आता है पूरे एपिसोड का सबसे मेमोरेबल सीन। रेनेरा किंग्स लैंडिंग के अमीर व्यापारियों और शाही घरानों को रेड कीप में दावत के लिए बुलाती है। सबको लगता है कि ये नई क्वीन उनका वेलकम करेगी, लेकिन जैसे ही प्लेट्स खुलती हैं उनके सामने पके हुए चूहे रखे होते हैं। पूरा हॉल शॉक हो जाता है। फिर रेनेरा उन्हें देखती है और कहती है जब शहर के गरीब लोग भूख से मजबूर होकर ये सब खा रहे थे तब वो लोग अपने गोदामों में अनाज छुपा कर बैठे थे। ये सिर्फ उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी चाल थी। रेनेरा चाहती थी कि अमीर घराने और बड़े व्यापारी सबके सामने शर्मिंदा हों, ताकि या तो वो खुद ही अपने अनाज के भंडार खोल दें या फिर किंग्स लैंडिंग के भूखे लोगों की नज़र में असली दोषी बन जाएं। इस सीन में चूहे एक सिंबल हैं, वो किंग्स लैंडिंग की मुसीबतों का सिंबल हैं और कीड़े करप्शन का। यानी राइटर्स विजुअल लैंग्वेज के जरिए मैसेज देते हैं। जब रूलर्स और अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तब पूरा किंगडम अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इसी दावत में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, सर टॉरेन मैंडरली। बाकी नोबल्स या तो चुप हैं या बहाने बना रहे हैं, मगर टॉरेन कामली कहता है कि ब्लॉकेट की वजह से भी फूड क्राइसिस हुआ है। वो रेनेरा से डिसएग्री करता है लेकिन इज्जत के साथ। ये सीन दिखाता है कि हर नोबल करप्ट नहीं है और एक अच्छे रूलर को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं, सच बोलने वाले एडवाइजर्स भी चाहिए होते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें टॉरेन का रोल और बड़ा देखने को मिले। अब आते हैं कॉर्लिस पर। उसे पता चल जाता है कि रेनेरा उसके बेटों को विलेरियन नाम देने के मूड में नहीं और बस उसका सब्र खत्म हो जाता है। वो सबके सामने रेनेरा से पूछता है वो उसके लिए एक काम भी नहीं कर सकती। रेनेरा एक्सप्लेनेशन देती है कि अगर अभी एडम और एलन को लिजिटिमाइज किया गया तो लोग फिर से उसके खुद के बेटों की लिजिटिमेसी पर सवाल उठाएंगे। कॉर्लिस को ये बहाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपना आपा इतना खो बैठता है कि वो रेनेरा के बेटों को बास्टर्ड कह देता है। यहाँ सन्नाटा छा जाता है। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। कॉर्लिस ने सालों तक पब्लिकली रेनेरा के बच्चों को सपोर्ट किया। उसने उसके बेटे को अपना वारिस बनाया था जबकि उसे पता था कि वो नाजायज हैं। इसीलिए रेनेरा के मना करते ही ब्लैक्स के अंदर दरारें दिखनी शुरू हो जाती हैं। डांस ऑफ द ड्रैगन भी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। टारगेरियंस को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनकी आपसी लड़ाई ने कमजोर कर दिया। आखिर में रेनेरा डिसाइड करती है कि डेरन को मारने की बजाय नाइट्स वॉच भेज दिया जाए। एलिसेंट उसे एक बार देखना चाहती है। जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है उसके चेहरे का रंग सब कुछ बता देता है। ये डेरन है ही नहीं, वो एक आम लड़का है। उसके बाल रंग दिए गए। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने सच बोला तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। ऑर्मिन ने पूरी प्लानिंग के साथ ब्लैक्स को बेवकूफ बना दिया। इस ट्विस्ट का असली मैसेज ये है कि ग्रीन सब सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं बल्कि दिमाग और चालबाजी से भी लड़ रहे हैं। जंग के मैदान में ड्रैगन सबसे बड़ा हथियार हो सकते हैं, लेकिन जासूसी और धोखे के खेल में उनकी कोई अहमियत नहीं होती। ऑर्मन ने बिना तलवार उठाए सिर्फ एक चाल से रेनेरा की पूरी स्ट्रैटेजी को नाकाम कर दिया। जैसे ही फेक डेरन का सच सामने आता है एक और बुरी खबर आ जाती है। ऑर्मंड ओल्ड टाउन गया ही नहीं, उसने सीधा टम्बलटन पर कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया। यानी उसका सरेंडर सिर्फ इसलिए था ताकि उसे थोड़ा वक्त मिल सके। जब तक ब्लैक्स फेक डेरन में उलझे रहे तब तक ऑर्मंड अपना अगला मूव खेल चुका था। यहीं एपिसोड खत्म होता है। अगर इस एपिसोड को जॉर्ज आर मार्टिन की बुक से कंपेयर करें तो ये सीजन के उन एपिसोड्स में से एक है जहां राइटर्स ने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल को काफी एक्सपैंड किया है। बुक एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल की तरह लिखी गई है, इसलिए उसमें सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स और उनके नतीजे बताए जाते हैं, लेकिन शो उन इवेंट्स के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन, पॉलिटिकल मीटिंग, इमोशनल मूवमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट को खुद क्रिएट करता है। इसी वजह से हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 का काफी हिस्सा डायरेक्ट बुक एडेप्टेशन नहीं बल्कि राइटर्स की इंटरप्रिटेशन है। एपिसोड की शुरुआत में डेमन का ड्रैगन के साथ ऑर्मंड हाई टावर के कैंप पर पहुंचना, उससे सरेंडर करवाना और फिर फेक डेरन को किंग्स लैंडिंग ले आना पूरी तरह शो की ओरिजिनल स्टोरी लाइन है। किताबों में ऑर्मंड कभी डेमन के सामने सरेंडर नहीं करता और ना ही डेरन को बचाने के लिए किसी फेक लड़के का इस्तेमाल किया जाता है। बुक्स में डेरन अपनी आर्मी के साथ ही रहता है, इसलिए ये सीन टीवी एडेप्टेशन का नया एडिशन है।
रेनेरा और एलिसेंट के बीच इस एपिसोड में दिखाई गई लंबी इमोशनल कॉन्वर्सेशन भी लार्जली शो ओरिजिनल है। किताबों में किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के बाद एलिसेंट प्रिजनर जरूर बनती है, लेकिन दोनों क्वींस के बीच शाही खजाना, रूलिंग, ऑटो हाईटावर या लीडरशिप को लेकर इतनी पर्सनल और फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं होती। राइटर्स ने इस सीन का इस्तेमाल दोनों कैरेक्टर्स के इमोशनल ग्रोथ को दिखाने के लिए किया है। शाही खजाने का खाली मिलना बुक के सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट में से एक है और शो ने इसे काफी फेथफुली अडॉप्ट किया है। हालांकि ये छोटा डिफरेंस जरूर है। किताबों के मुताबिक क्राउन का गोल्ड टाइलैंड लैनिस्टर पहले ही अलग अलग जगहों पर भेज देता है ताकि रेनेरा को आयरन थ्रोन मिलने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े। शो में इसका इल्जाम ग्रीन्स और लैरिस स्ट्रॉन्ग पर ज्यादा दिया गया है, लेकिन ओवरऑल इवेंट बुक से काफी करीब है। मसारिया का रोल भी शो ने काफी बड़ा कर दिया है। किताबों में वो रेनेरा की जासूस और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाली अलाई होती है, लेकिन शो उसे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और अनऑफिशियल एडवाइजर की तरह प्रेजेंट करता है। रेनेरा का आम लोगों की प्रॉब्लम सुनना और रूलर के रूप में उनकी स्ट्रगल को इतनी डिटेल में दिखाना भी बुक्स में नहीं है। किताबों में सिर्फ इतना है कि उसके शासन के दौरान फाइनेंशियल और फूड क्राइसिस बढ़ता गया, जबकि शो इन प्रॉब्लम्स को आम जनता की नज़र से भी एक्सप्लोर करता है ताकि ऑडियंस को समझ आए कि जंग का असली असर क्या होता है। एपिसोड का रैट फीस्ट सीक्वेंस भी पूरी तरह शो ओरिजिनल है। बुक में रेनेरा कभी भी अमीर घरानों और बिजनेसमैन को पके हुए चूहे और कीड़े नहीं सर्व करती। ये सीन राइटर्स ने एक पावरफुल पॉलिटिकल सिंबल के रूप में क्रिएट किया है, जिससे दिखाया जा सके कि रेनेरा सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि लोगों के नजरिए को भी कंट्रोल करना चाहती है। हाई सेप्टन और रेनेरा की बातचीत को भी शो ने बुक्स के मुकाबले काफी एक्सपैंड कर दिया। बुक्स में फेथ का इन्फ्लुएंस जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस स्टेज पर रेनेरा और फेथ के बीच इतना डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल टकराव नहीं दिखाया गया। इसलिए लगता है कि शो रनर्स ने इस सीन को सिर्फ करंट सिचुएशन दिखाने के लिए नहीं बल्कि आने वाले पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए ऐड किया। कॉर्लिस विलेरियन का एडम और एलन को विलेरियन नाम दिलाने की कोशिश और उनकी लेजिटिमेसी का मुद्दा बुक्स में भी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन शो ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा इमोशनल बना दिया। कोर्ट के बीच कॉर्लिस का अपना आपा खोना और रेनेरा के बेटों को सबके सामने बास्टर्ड कहना बुक्स में इस तरह नहीं होता। ये चेंज शायद इसलिए किया गया ताकि रेनेरा और कॉर्लिस के बीच बढ़ते तनाव को और क्लियरली दिखाया जा सके। ड्रैगन सीड्स को ऑफिशियली नाइट बनाने की सेरेमनी भी बुक से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन सेरेमनी का प्रेजेंटेशन, स्पीचेस और इमोशनल वेट शो की तरफ से एक्सपैंड किया गया। रेनेरा का एगॉन की मौत की झूठी खबर फैलाने का ऑर्डर भी शो का एक इंटरेस्टिंग एडिशन लगता है। किताबों में र्यूमर्स और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल जरूर देखने को मिलता है, पर रेनेरा को इस तरह खुद फेक न्यूज फैलाने का हुक्म देते हुए क्लियरली नहीं दिखाया गया। शो ने इस सीन के जरिए ये हाईलाइट किया कि अब रेनेरा सिर्फ ड्रैगन के भरोसे नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और पब्लिक परसेप्शन को भी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 3 का कोर स्ट्रक्चर अब भी जॉर्ज आर मार्टिन की फायर और ब्लड से ही आता है, पर उन तक पहुंचने का रास्ता शो ने खुद क्रिएट किए हैं। इसी वजह से ये एपिसोड डायरेक्ट पेज टू स्क्रीन एडेप्टेशन कम और सोर्स मटेरियल की क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ज्यादा फील होती है। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए।